हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सूर्या और आपको करता हूं फिजिक्स के लिए सपोर्ट, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपकी नीट और जेई के प्रिपरेशन के लिए। हम लोगों ने क्लास 12th की फिजिक्स को सबसे पहले स्टार्ट किया है और उस सीरीज में अब तक हम लोगों ने नियरली 6 से 7 क्लासेस कर ली हैं और आज आपकी 7वीं क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा, कैसे चार्ज बिहेव करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने बहुत ही मजेदार तरीके से आपको बातें समझाई थी कि कैसे इसका डेली लाइफ में यूज होता है, कहां पर हम चार्ज पार्टिकल को यूज करेंगे। दूसरी क्लास में भी हम लोगों ने इस चीज को और भी डिस्कस किया, चार्ज की और भी प्रॉपर्टीज देखी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा। और तीसरी क्लास में अब हम लोगों ने पढ़ा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फिर लास्ट की 2 क्लासेस में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट किया और कूलम्ब्स लॉ की पहली क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब लॉ के फॉर्मूले को समझा और दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसे आप कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, समझो इस बात को। अब मैं कह रहा हूं कि मैं अकेला यहां पर हूं और बहुत सारे लोग यहां पर आ गए, मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आ गए हैं और मैं एक अकेला चार्ज पार्टिकल यहां पर हूं। अब मुझ अकेले चार्ज पार्टिकल पर ये सारे पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे तो जो मुझ पे लगने वाला फोर्स होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुलम ने ये नहीं बताया। कुलम ने केवल और केवल ये समझाया था कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच एक्ट करने वाला फोर्स कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी बात कुलम्स लॉ ने समझा दी थी। लेकिन अगर वहीं पर चार्ज पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा, चार्ज पार्टिकल्स की संख्याएं बढ़ जाएंगी, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कुलम साहब ने ये नहीं बताया। उसके लिए हम लोगों को एक नया रूल पढ़ना पड़ता है, एक नया प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है, जिसे आप क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन मुझे लगा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए थोड़ा सा ऐसे सेट करना पड़ा। रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए, तो आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत सुपरपोजिशन स्टार्ट करते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए सबसे पहली बात तो आपने ये समझ लिया कि सर एक चार्ज पार्टिकल है और उस पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स को कैसे निकालेंगे। तो देखो, कुछ नया लॉजिक नहीं है, कुछ नया नहीं समझना है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुम बार बार पढ़ोगे, यहीं पे नहीं, हम आगे भी पढ़ाएंगे, वेव्स में भी पढ़ेंगे और भी 11th की क्लास में आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे। तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर सम कर देंगे तो उस सिंगल चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स हमें पता चल जाएगा। चलो, सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला क्या था सर? कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बिल्कुल सही। बट वेक्टर फॉर्म क्या था? हाँ, आप सही बता रहे हो कि सर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी तो था। हाँ था, तो अगर उसे हम परमिटिविटी के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन अगर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के रूप में देख रहे हैं तो के था। देखिए, अब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड में भी आप अगर के टाइम्स लिख दोगे तो आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जितना फास्ट हम यूज कर सकते हैं मेथड, उतना फास्ट हमें करना होता है। वेक्टर फॉर्म क्या था कूलम्ब लॉ का? जल्दी कोई बताए वेक्टर फॉर्म, जल्दी बोलो भाई। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म था कूलम्ब लॉ का सर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मॉड का क्यूब, और यहां पर था आर कैप, नहीं आर वेक्टर था ये, आर कैप नहीं था। आर कैप होता तो वहां पर स्क्वायर होता ना, तो ये था आर वेक्टर। ये था कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्मूला। अब सपोज करिए कि अगर हम लोगों ने मान लिया है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर यहां पर सोचो बहुत सारे चार्ज हैं, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, ये चार्ज है Q4, और ये सब मिलकर के बेचारे चार्ज Q पर फोर्स लगा रहे हैं। सब मिलके किस पे फोर्स लगा रहे हैं? Q पर फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो कैसे फोर्स लग रहे होंगे। जो Q1 फोर्स लगा रहा होगा ना, समझिए, जो Q1 फोर्स लगा रहा होगा Q पर इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, जो Q2 लगा रहा होगा फोर्स Q पर इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, जो Q3 लगा रहा होगा इस पर, वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और जो Q4 लगा रहा होगा फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। तो
टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं क्यू पर, तो देखो क्यू पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन क्यू, कैसे निकालेंगे? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि इन सभी का वेक्टर सम का क्यों मतलब है भाई, क्यों वेक्टर सम करना है हमें? क्योंकि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होता है? सुपरपोजिशन कहता है कि द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस। चलो, तो फोर्स F12 इसे ऐसे समझते हैं कि हम केवल फोर्स F1 कहेंगे, Q1 के कारण लगने वाला फोर्स F1, Q2 के कारण लगने वाला फोर्स F2, Q3 के कारण लगने वाला फोर्स F3 और Q4 के कारण लगने वाला फोर्स क्या? F4। तो F1 का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। सर F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F1 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो देखिए F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K टाइम्स Q टाइम्स Q1 डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर का क्यूब और R1 वेक्टर। फिर दूसरा F2 क्या हो जाएगा? देखो F2 हो जाएगा, चलिए पेन का कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं क्योंकि व्हाइट स्क्रीन है। F2 क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा आपका K टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर का क्यूब और ये हो जाएगा R1 वेक्टर। देखो अगर तुमने वेक्टर फॉर्म यूज किया है तो R2 क्यूब हम क्यों कर रहे हैं, ये लास्ट की क्लास में बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोगों ने समझाया उस चीज को। पूरी क्लास में, एक क्लास में हम लोगों ने केवल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पर ही डिस्कशन किया था। चलो, तो R2 का क्यूब R1 वेक्टर हो गया। इसी तरीके से F3 निकालते हैं, तो F3 क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा K टाइम्स Q3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R3 का क्यूब और ये हो जाएगा R3 वेक्टर। इसी तरीके से F4 निकालेंगे, तो F4 क्या हो जाएगा आपका? K टाइम्स Q2, सॉरी Q1 Q2 नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा आपका Q टाइम्स Q4, Q जो चार्ज पार्टिकल है और Q4 जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है, डिवाइडेड बाई R4 का क्यूब और ये हो जाएगा R4 वेक्टर। अब इन सबको ऐड कर देना है, कुछ नया रूल नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इन सब का जो ऐड कर देंगे आप, तो टोटल फोर्स जो F नेट हो जाएगा किस पर? Q पर, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा F1 वेक्टर, इसे भी वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और प्लस F4 वेक्टर, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए आगे इस बात को समझते हैं। अगर ये ऐसा कुछ हो जाएगा तो F1 की वैल्यू रखिए, F1 की वैल्यू थी सर K टाइम्स Q1 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर का क्यूब, इसका मॉड ना, मॉड का क्यूब और यहां पर हो गया आपका क्या? R1 वेक्टर, प्लस ये हो गया K टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाई R2 मॉड का क्यूब और यहां पर हो गया आपका क्या? R2 वेक्टर, प्लस K टाइम्स Q3 डिवाइडेड बाई R3 मॉड का क्यूब और ये हो गया आपका R3 वेक्टर, और प्लस K टाइम्स Q4 डिवाइडेड बाई R4 मॉड का क्यूब और ये हो गया आपका R4 वेक्टर। इतनी बातें हमने की। चलो, तो यहां पर जो F नेट हो जाएगा, देखो F नेट को लिखने का एक सिंपल तरीका भी है, कैसे लिख सकते हैं? F नेट वेक्टर कैसे हो जाएगा? K Q कॉमन टर्म, K Q क्या है? कॉमन टर्म, और यहां पर ये क्या हो गया? देखिए ये हो गया Q1 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर का क्यूब, मॉड का क्यूब और यहां पे हो गया R1 वेक्टर, प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2 मॉड का क्यूब और ये हो गया R2 वेक्टर, प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3 मॉड का क्यूब और ये हो गया R3 वेक्टर, और प्लस Q4 डिवाइडेड बाई R4 का क्यूब और ये हो गया R4 वेक्टर। देखिए कितना मजेदार फॉर्मूला बन गया और हमें समझ में आ गया कि सभी का अपना अपना वेक्टर एडिशन, सभी का अपना अपना जो वेक्टर एडिशन होता है सेपरेटली उस चार्ज पर लगता है। और कोई भी फोर्स, कोई भी अदर पार्टिकल, देखो अगर मैं पीछे वाली डायग्राम में जाऊं तो क्या किसी भी पार्टिकल के कारण क्या ये फोर्स बदला? नहीं, कोई भी पार्टिकल किसी अदर फोर्स को इफेक्ट नहीं करता है, तो सभी पार्टिकल अपना अपना फोर्स लगाते हैं और उन सारे फोर्सेस का एक जो सम होता है, वेक्टर सम होता है, उसे क्या कहते हैं हम? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। इसी चीज को मैंने आपके नोट्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया है ताकि आप अपनी नोट्स भी बनाते चलो। तो क्या कहता है? एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ all the forces on that charges due to other charges taken on at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges
एंड दिस इज टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यहाँ पर जो डायग्राम है देखिए, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, और इस वाले चार्ज पर कैसे फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है इनका जो सम आया है वो आपका, यहाँ से फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ से आपकी पोजीशन बताई गई है, ये ओरिजिन पॉइंट माना गया है, और इस पर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाया गया, इस डायग्राम को समझिए, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया गया है ये है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, और दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट है ना, तो आप दोनों के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हो डॉटेड, और इसके भी पैरेलल ड्रॉ करते हो, और इनके जहां से जो पॉइंट मिल रहा था उसके और इससे सीड्स को मिला देते हो, मतलब उनके टॉप को मिला देते हो। तो जो आपको मिलता है ये होता है एफ नेट, ये होता है एफ नेट, नेट फोर्स जो इस पे एक्ट करता है। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप कंपोनेंट निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए आगे की बात करते हैं। यहां पर देखिए, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला जो बुक्स में आपकी लिखा रहता है, मैं उसके टर्म में आपको बताता हूं। अभी तक देखो हमने 1 2 3 4 उस पार्टिकल को नहीं माना था, 1 जिस पार्टिकल पर फोर्स कैलकुलेट करना था उसको कुछ भी नाम नहीं दिया था, उसको केवल और केवल क्यों कहा था। लेकिन अगर उसे 1 कहते हैं तो पहला जो फोर्स लगता वो होता F12, जो दूसरा फोर्स लगता वो होता F13, जो तीसरा फोर्स लगता वो होता F14, जो चौथा फोर्स लगता वो होता F15, और जो पांचवा फोर्स लगता वो होता F16। उसी तरीके से जो फोर्स पहले पे होता वो सम ऑफ होता F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, और ऐसे ही करते करते F1 n टर्म्स तक होता। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर और R12 का कैप। इसी तरह Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 कैप, और n तक आपको ये सारे सिंबल देते हैं। मैथमेटिकली इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि एक ये सीरीज बन गई है, इससे Q1 को हम बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा QI अपॉन में R1I स्क्वायर और R1I कैप। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन में R1I मॉड का क्यूब, और ये हो जाएगा R1I वेक्टर। इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हमने एज अ वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया। बस इतना ही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कुछ नया नहीं है। ये कहता है कि जितने फोर्सेस इस पे लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को सम कर दीजिए, और उस जो सम फोर्स का नेट फोर्स आएगा वही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोई भी दो चार्ज के बीच अगर हम तीसरा थर्ड चार्ज पार्टिकल लाते हैं या फिर और भी ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स लाते हैं, तो उनसे जो उन चार्जेस पार्टिकल के बीच फोर्स लग रहा था वो कभी भी इफेक्ट नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आया है, ये 3 charges of 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are kept at the vertices A, B and C respectively। ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके एक पर 1 माइक्रोकूलम है, यहां पर क्या है 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6, 1 टाइम्स 10⁻⁻6 कूलम यहां पर है। दूसरा बी पर कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो यहां पर है 2 टाइम्स 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम यहां पर है। तीसरा जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है सी पर है, तो यहां पर है 3 टाइम्स 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम यहां पर है। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसकी जो साइड है ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं, सारे साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा आपका, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपका क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स एट चार्ज सी पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा। अब देखो B C को भगाएगा उस डायरेक्शन में, तो C पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, सी पर देखिए एक फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, FCB हो गया। और सी पर एक फोर्स ए के कारण इस तरीके से लगेगा नीचे की तरफ, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो सी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स F वेक्टर ऑन सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F वेक्टर
ऑफ सी ए प्लस एफ वेक्टर ऑफ सी बी। इन दो वेक्टर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू ऐड करते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है कि इन दोनों के पैरेलल डॉटेड लाइंस ड्रॉ करिए, इन दोनों के पैरेलल एक डॉटेड फोर्स ड्रॉ करिए। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये वाला जो फोर्स होगा ये आपका हो जाएगा एफ नेट। इस एफ नेट के लिए आप एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू विद इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला हम लगा करके इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्लास 11th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले को अगर हम लगाते हैं तो ए यहां पर होता है वेक्टर, तो ये एक वेक्टर हो गया, बी ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब इनके बीच का जो एंगल है मैंने डायग्राम में ऐड कर दिया था 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए 60 डिग्री एंगल होगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें यहां पर, तो जो हमारा एफ सी ए होगा, द फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वेक्टर होगा, ये कैसा होगा, ये कितना होगा, इसका अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो k टाइम्स क्यू एट सी और क्यू एट ए डिवाइडेड बाई उनके बीच की डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर थी, तो आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं, k की वैल्यू 9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9, क्यूसी की वैल्यू ना ये था आपका कितना था 3 माइक्रोकूलम। अगर हम लोग पीछे जाएं तो सी पे जो चार्ज है वो है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज। वो कितने का चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 3 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहां पर क्यूसी की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है। 3 माइक्रोकूलम को आप कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6, और ए की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप 1 है तो 1 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को आप बदलेंगे मीटर में, तो उसके लिए आप करेंगे 10 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2। ये बदल गया आपका मीटर में और इसका स्क्वायर। चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। ये हो गया 9 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम्स 10 टू द पावर 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई, देखिए 10 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2, यहां पर ये है 10 टाइम्स 1 और टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 3 जा 27 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 यहां पर आएगा और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2। ये और ये कैंसिल आउट करेंगे और बचेगा 10 टू द पावर माइनस 1। जैसे आप 27 है तो आप इसे लिख सकते हैं क्या 2.7 न्यूटन। तो इसका मतलब है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए जो है वो है 2.7 न्यूटन। इसी तरीके से हम लोग फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निकालते हैं। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एफ सी बी। एफ सी बी आप कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला के टाइम्स अभी हो जाएगा क्यू सी क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू होगी 9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9, क्यूसी की वैल्यू आपको क्या है 3 माइक्रोकूलम और क्यूबी की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम। तो इसे हम लोग जल्दी रखते हैं 3 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 6 होगा, 2 नहीं होगा माफ करिएगा, डिवाइड बाई हो गया 10 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। चलिए ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 10 टू द पावर 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 1 होल स्क्वायर, जैसे अभी हमने लास्ट वाला सॉल्व किया था। अभी हो जाएगा 9 3 जा 27 27 2 जा 54, तो 54 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2। ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, 10 टू द पावर माइनस 1 बचा और ये आपको मिल गया 5.4 न्यूटन। दिस इज एफ सी बी। ये दोनों आपको वैल्यूज मिल गए। चलिए अब आते हैं पीछे। इसका मतलब आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और थीटा की वैल्यू भी पता है। तो इसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ नेट वो कैसा होगा, वो होगा विद इन रूट ऑफ एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए एफ सी बी कॉस थीटा जो है 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री होता है आपका कॉस 60 डिग्री होता है आपका
1/2 0.5 जैसे आप कहते हैं। चलिए अभी से पुट करते हैं। ये हो गया विद इन रूट ऑफ, इसकी वैल्यू है 2.7 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है आपकी 5.4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2.7 टाइम्स 5.4 टाइम्स cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा विद इन रूट ऑफ 2.7 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर प्लस 2.7 टाइम्स 5.4। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगी एफ नेट की वैल्यू। अभी आप इसे सॉल्व करो, कुछ अपने दिमाग को लगाओ, मैं आपको इसकी एक ट्रिक दूंगा कि कैसे इसे फास्ट सॉल्व करना चाहिए, लेकिन अभी आपको इस स्टेज पर इन सारी कैलकुलेशन को खुद से करना आना चाहिए। इसीलिए क्लास के टाइम में मैं कुछ कैलकुलेशंस छोड़ देता हूं आपके लिए कि आप खुद भी प्रैक्टिस करो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए आज इतना ही डिस्कस करते हैं और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। बहुत ही धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझते चलो, अच्छे तरीके से कवर करते चलो।